नमस्कार। चलिए आज इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जिसमें तेल, सत्ता और जबरदस्त महत्वाकांक्षा की कहानी लिखी है। ये कहानी है इराक की, तीन भयानक खाड़ी युद्धों की और इन सब के बीच खड़े एक शख्स की, सद्दाम हुसैन। जानते हैं, ये एक ऐसा तानाशाह था जिसे सत्ता तक पहुंचाने में अमेरिका का हाथ माना जाता है और फिर उसी को सत्ता से हटाकर फांसी तक पहुंचाने वाला भी वही अमेरिका था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जो कभी अमेरिका का इतना खास सहयोगी था, वो अचानक उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है धोखे की, बेहिसाब ताकत की भूख की और उस ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जहां कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये रातों रात बदल जाता है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, ये सद्दाम की पूरी कहानी को दो लाइनों में बयां कर देती है। 1979 में वो इराक का सबसे ताकतवर इंसान बनता है और ठीक 27 साल बाद 2006 में उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। सोचिए, सत्ता के शिखर से मौत की कोठरी तक ये सफर कैसे तय हुआ। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सद्दाम के सत्ता में आने से। अब ये समझने के लिए कि सद्दाम जैसा क्रूर शासक इराक की गद्दी पर बैठा कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाकर उस वक्त के इराक के हालात को समझना पड़ेगा। देखिए, आधुनिक इराक का जन्म ही ना एक तरह की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हुआ था। पहले ऑटोमन साम्राज्य टूटा, फिर ब्रिटिश आ गए, फिर आज़ादी मिली तो राजशाही आई और उसके बाद एक के बाद एक फौजी तख्तापलट। मतलब लगातार माहौल गर्म था। इसी उथल-पुथल ने एक ऐसा पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया जिसे बाथ पार्टी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी ने भर दिया। ये लोग अरब समाजवाद की बात करते थे और बस इन्होंने धीरे धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ बना ली। और इसी माहौल का फायदा उठाया सद्दाम हुसैन ने। वो बाथ पार्टी में आया और बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उपराष्ट्रपति और खुफिया एजेंसी का चीफ बनते ही उसने अपने रास्ते के हर कांटे को बड़ी बेरहमी से हटाना शुरू कर दिया। उस वक्त कोल्ड वॉर भी चल रहा था। सोवियत संघ के असर को कम करने के लिए अमेरिका की CIA ने सद्दाम को खुफिया जानकारी और मदद दी। बस इसी सपोर्ट से ताकतवर होकर 1979 में उसने एक ड्रामाई मोड़ लिया और राष्ट्रपति हसन अल बकर को गन पॉइंट पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह वो खुद इराक का बेताज बादशाह बन गया। तो अब इराक पूरी तरह से सद्दाम के कंट्रोल में था और उसकी बस एक ही भूख थी, खुद को पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर साबित करना। और जानते हैं, इसी जिद ने उसे दो ऐसे भयानक युद्धों में धकेल दिया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सत्ता में आने के ठीक एक साल बाद ही 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। उस वक्त ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी और सद्दाम को लगा कि ये अपना दबदबा बनाने का सही मौका है। और मजेदार बात देखिए, इस जंग में उसे कुवैत और अमेरिका दोनों का पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन 8 साल की लंबी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? सिर्फ बर्बादी और कंगाली। अब जंग के कर्ज में डूबे सद्दाम की नजर पड़ी अपने अमीर पड़ोसी कुवैत पर और 1990 में उसने उस पर हमला बोल दिया। उसे लगा था कि अमेरिका इस बार भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ईरान इराक युद्ध की जो इंसानी कीमत थी, वो दिल दहला देने वाली थी। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख लोग मारे गए। जरा सोचिए, ये सब बस एक आदमी की पूरे अरब वर्ल्ड पर राज करने की सनक का नतीजा था। इस जंग ने ना सिर्फ लाखों जानें ली, बल्कि इराक को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से खोखला कर दिया और यही कंगाली अगले युद्ध की वजह बनी। अच्छा, कुवैत पर हमले के लिए सद्दाम ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि कुवैत स्लांट ड्रिलिंग करके बॉर्डर के पार से इराक का तेल चुरा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने देश में कुआं खोदते हैं और उसे तिरछा ड्रिल करते हुए पड़ोसी देश की जमीन के नीचे से तेल निकाल लेते हैं। इस इल्जाम ने सद्दाम के गुस्से को और हवा दी और उसे हमला करने का एक और बहाना मिल गया। तो पहले 2 युद्धों ने इराक को फौजी और आर्थिक दोनों तरह से तबाह कर दिया था और अब स्टेज तैयार था तीसरे और आखिरी खाड़ी युद्ध के लिए। इस बार अमेरिका ने सीधे इराक पर हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 2003 में हमले से पहले जॉर्ज W. बुश सरकार ने दुनिया के सामने एक बहुत गंभीर दावा रखा। उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास WMDs यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल और शायद न्यूक्लियर हथियार भी, जो पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली।
जब इराक पर कब्जा हो गया और कोने कोने की तलाशी ली गई तो ऐसा कोई भी हथियार कहीं नहीं मिला, कुछ भी नहीं। और इसी एक बात ने युद्ध की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज तक दुनिया मांग रही है। अमेरिकी हमला बहुत तेज और जबरदस्त था। मार्च 2003 में हमला शुरू हुआ और बस 1 महीने के अंदर अंदर बगदाद पर कब्जा हो गया। सद्दाम की सरकार तो जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई और फिर उसी साल दिसंबर में सद्दाम हुसैन को एक छोटी सी जमीन के नीचे बनी सुरंग से पकड़ा गया। वो अपने आलीशान महलों से दूर एक बंकर में छिपा हुआ था। सद्दाम का राज तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद इराक और पूरे इलाके के लिए जो दौर शुरू हुआ वो शायद तानाशाही से भी ज्यादा भयानक साबित हुआ। चलिए अब देखते हैं कि इस हमले के दूर तक जाने वाले नतीजे क्या हुए। सद्दाम पर वैसे तो मानवता के खिलाफ अपराधों के कई आरोप थे, लेकिन उसे सजा हुई 1982 के दुजैल नरसंहार के लिए। हुआ यह था कि सद्दाम पर एक जानलेवा हमला हुआ था जो नाकाम रहा। इसके बाद बदले की कार्रवाई में 148 शिया और कुर्द नागरिकों को मार दिया गया था। उस पर मुकदमा चलाने वाले जजों के पैनल में 3 शिया और 2 कुर्द जज थे। आखिर में उसे दोषी पाया गया और 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। सद्दाम की मौत से इराक में शांति नहीं आई, बल्कि देश पूरी तरह से अराजकता और गृहयुद्ध की आग में जलने लगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद के सालों में करीब 10 लाख इराकी मारे गए, 80 लाख लोग अपने ही देश में बेघर हो गए और हजारों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुईं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस भयानक मानवीय त्रासदी की कहानी बताते हैं जिससे इराक गुजरा। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में एक पावर वैक्यूम बना दिया, मतलब एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए आईसिस जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन सामने आ गए। इराक के तेल और सोने को सिस्टमैटिक तरीके से लूटा गया। अबू गरीब जेल में कैदियों के साथ हुए टॉर्चर की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सच तो यह है कि इस एक दखल ने पूरे इलाके को दशकों तक न खत्म होने वाली अस्थिरता की आग में झोंक दिया। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब किसी देश के सिस्टम को बाहरी ताकतें आकर तोड़ देती हैं तो उसकी जगह जो अराजकता लेती है, क्या वो पहले के शासन से बेहतर होती है? इराक का इतिहास इस मुश्किल सवाल का कोई आसान जवाब नहीं देता। इस पूरी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये बातचीत चलती रहे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।